हेलो बच्चों, कैसे हो। आपको वीडियोस मिलना शुरू हो गए हैं और क्लासेस आपकी स्टार्ट मॉर्निंग टाइम के अंदर आपको मिलेगी फिजिक्स की वीडियो और इवनिंग टाइम में मिलेगी आपको केमिस्ट्री की वीडियो। ठीक है, तो जिससे कि आपको मॉर्निंग टाइम में ही आप फिजिक्स की वीडियो देखकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और इवनिंग में आप केमिस्ट्री की वीडियो देखकर केमिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रात में कीजिए। मेरा एक वीडियो आने वाला है बच्चों कि 12th का एग्जाम कैंसिल जो हुआ है, ठीक है, कल तक आपको मिल जाएगा। 12th का एग्जाम जो कैंसिल हुआ इसका क्या इफेक्ट होने वाला है उस पर मैं आपको कल एक वीडियो दूंगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के अंदर हम डायरेक्शन कॉसाइन तक पहुंच गए थे और डायरेक्शन कॉसाइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज को कैसे निकालना है। जो भी वेक्टर आपको दिया गया है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए और उस यूनिट वेक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कॉस अल्फा की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप कॉस बीटा की वैल्यू और कोएफिशिएंट ऑफ के कैप कॉस गामा की वैल्यू होती है। जब डायरेक्शन कॉसाइंस आ जाएं तो आप डायरेक्शन साइंस भी निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा को साइन अल्फा में कन्वर्ट कर लीजिए, ट्राइंगल बना के कर लीजिए, या √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, वो वाला टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाकर भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि डायरेक्शन कॉसाइंस के बीच में एक रिलेशन था बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1। ये डायरेक्शन कॉसाइंस के बीच में एक रिलेशन था। पर अगर आपको डायरेक्शन साइन में रिलेशन चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू होता है बच्चों 2 के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिजोल्यूशन के बाद अपने पास में अब इसमें 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, हाउ मेनी मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2-dimensional vector, how many maximum rectangular components are possible of 2-dimensional vector। तो जवाब होगा बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-dimensional के 2 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। क्योंकि 2-dimensional वेक्टर का मतलब होगा बच्चों एक प्लेन के अंदर वेक्टर का होना। ये अपने पास कोई वेक्टर है, किसी एक्सिस से एंगल बना रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट ये ax बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये इसका ay बनेगा। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो किसी भी 2-dimensional वेक्टर के मैक्सिमम 2 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो यहां पर बस 2-dimensional की जगह पर हो जाएगा 3-dimensional वेक्टर। हाउ मैनी मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल ऑफ 3-dimensional वेक्टर। तो आंसर जाएगा बच्चों इसका 3, मैक्सिमम 3, ax, ay और az। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैक्सिमम 3 ही होते हैं। पर तीसरा सवाल जो बनता है बच्चों यहां पर, हाउ मैनी मैक्सिमम कंपोनेंट्स आर पॉसिबल ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी भी एक दिए गए वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम कंपोनेंट्स, ध्यान रहे कंपोनेंट के आगे रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कंपोनेंट्स बोला गया है बच्चों। कोई भी वेक्टर हो सकता है, वो 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional, कोई भी वेक्टर, गिवन वेक्टर, एनी गिवन वेक्टर। तो जवाब होगा बच्चों, सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, पर जवाब होगा इनफाइनाइट। क्योंकि कंपोनेंट्स का मतलब था पार्ट्स करना, कंपोनेंट का मतलब था पार्ट्स करना।
और पार्ट्स मतलब कि किसी भी वेक्टर के हमें टुकड़े मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, तो उसके मैक्सिमम हम इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा ध्यान से, और उस एग्जांपल से आप बड़े आराम से पता कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर नहीं, ध्यान रहे बच्चों, रेक्टेंगुलर तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया है कि आपको एक वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू 10i कैप, और आपको पता है एक ही यूनिट वेक्टर है तो ये वन डायमेंशनल वेक्टर होगा, और इस वन डायमेंशनल वेक्टर के कितने मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ध्यान से देखें। इसी वेक्टर को बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, आई कैप प्लस डैश 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 10 टाइम्स, 10 बार मैं अगर लिख दूंगा तो इसका मतलब है इस वेक्टर के मैं 10 टुकड़े तो कर चुका हूं। अब 10 से 20 करना बड़ा आसान काम है। हर आई कैप को आप आई कैप बाई टू करके लिख सकते हो। तो इसी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं जो आई कैप बाई टू प्लस आई कैप बाई टू प्लस आई कैप बाई टू प्लस आई कैप बाई टू, 20 बार लिख दीजिए आप, 20 टाइम्स। फिर 20 से 40 अगर बनाने बच्चों तो हर आई बाई टू को आप लिख सकते हो आई कैप बाई 4 प्लस आई कैप बाई 4, आई कैप बाई 4 प्लस आई कैप बाई 4, ऐसे आप लिख दीजिए 40 बार। फिर 40 से 80 बनेगा, 80 से फिर 160 बनेगा, 160 से 320, 320 से 640, और ऐसे आप इनफाइनाइट टुकड़े करके दे सकते हो। ये मैंने वन डायमेंशन पर, दिमाग में बात आएगी तुरंत, बोले सर अगर टू डायमेंशनल होगा तो उसके कैसे होंगे। कोई बात नहीं, ये लीजिए इसको टू डायमेंशनल बना देते हैं। मान लो आपने कहा सर यह 5j कैप लगा दीजिए, लगा दीजिए, टू डायमेंशनल हो गया भाई। अब इस टू डायमेंशनल वेक्टर के कैसे इनफाइनाइट टुकड़े होंगे ये देखें जरा ध्यान से। इसी आई कैप को मैं लिख सकता हूं बच्चों आई कैप प्लस डैश 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 10 टाइम्स, 10 बार तो इसको लिख दिया, प्लस जे कैप प्लस डैश 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 5 टाइम्स इसको लिख दिया बच्चों। फिर इस 10 को 20 बनाओ, 5 को 10 बनाओ, आई कैप बाई टू प्लस आई कैप बाई टू प्लस डैश 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 20 टाइम्स, तो ये हो गया बताओ। यहां पर जे कैप बाई टू प्लस जे कैप बाई टू प्लस डैश डैश 10 टाइम्स, ये हो गया बच्चों। फिर 20 से 40, 40 से 80, यहां 10 से 20, 20 से 40, बढ़ाते जाइए, इनफाइनाइट टुकड़े आप करके दे सकते हो। ऐसे ही 3 डायमेंशन तो एक के कैप की ब्रांच भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट्स बोले तो ही जवाब इनफाइनाइट है, ध्यान रखना। तो कंपोनेंट वर्ड के आगे ध्यान से पढ़ना, रेक्टेंगुलर तो नहीं लिखा हुआ है। अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, 3 डायमेंशनल के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, पर कंपोनेंट हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। चलिए बच्चों अब लेते हैं जरा लास्ट कंटेंट बचा हुआ है वेक्टर के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, जिसके बारे में आप सब जानते हो। डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी देते हो। कोई भी 2 वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया और इन दोनों के बीच में आपने एक डॉट का साइन लगा दिया, तो ये बन जाएगा बच्चों डॉट प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू आती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के बराबर, जिसको सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर। अगर आप यूनिट वेक्टर्स का देखते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट, तो कंसेप्ट थ्योरेटिकल वहां बन सकता है, इसलिए ध्यान से बताना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन से अपने पास में, इसको आप आई कैप से, इसको जे कैप से, इसको के कैप से आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अगर आपने आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट किया बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमेशा आती है 1। पता है आपको कि 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री का बनेगा।
यहाँ पर मॉड ऑफ आई कैप कॉस 0 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप करते हो बच्चों तो भी 1 आता है, के कैप डॉट के कैप करते हो तब भी 1 आता है, पर अगर आप आई कैप को जे कैप के साथ करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है बच्चों। यहां पर जे कैप डॉट के कैप करोगे तब भी 0 आएगा, के कैप डॉट आई कैप करोगे तब भी 0 आएगा। यह हमें कंसेप्ट सिखा रहा है कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 1, या यूनिट भी कह सकते हो आप। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। उसमें आपको मान लो ये दे दिया जाए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 1, गलत हो जाएगा सही कर दोगे तो आप इसको, क्योंकि मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, सेम नहीं बोला मैं। कोई भी 2 यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे, आपके 0 भी तो हो सकता है, ये भी तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, पर सेम यूनिट वेक्टर होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको बोलते डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज 1, वेक्टर्स नहीं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। वेक्टर बोलो यूनिट वेक्टर बोलो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 ही आएगी, फिर चाहे वेक्टर कोई भी हो, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा बच्चों। अब इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ 5-6 पॉइंट है बच्चों, जिन पर बेस क्वेश्चंस बना करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उन पॉइंट्स के बारे में। चलिए स्पेशल पॉइंट देखें डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। स्पेशल पॉइंट्स नंबर 1, किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। इस फॉर्मूले की मदद से आप 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। कहां से आया, डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है भाई, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। तो यहां से इन दोनों को उसके नीचे ले गया, फॉर्मूला तैयार हो गया, रटने की आवश्यकता नहीं है, डॉट प्रोडक्ट सबको पता होता है। तो cos थीटा की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल कर दे सकते हो, थीटा वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, तो उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बच्चों। कोई भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल आपको मालूम है 90 डिग्री का होता है। तो यहां से अब आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में थीटा की जगह पर आप लिखोगे बच्चों 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 आती है। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर कहीं पर 0 बोला गया है, इसका मतलब है इट मीन्स a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। या कहीं पर भी बोल दे कि यार a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो दिमाग में आना चाहिए कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करना है। बड़े सवाल पूछे गए इस पर भी बेस अभी तक, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है बच्चों कंपोनेंट करना, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। समझिएगा ध्यान से कि मान लो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। अब इसमें भी आपको क्या होता है, जब सवाल दिया होता है तो दोनों वेक्टर की वैल्यूज आपके पास होगी, a वेक्टर की वैल्यू भी होगी, b वेक्टर की वैल्यू भी होगी।
पर उनके बीच में कोई एंगल नहीं दिया जाएगा और सिर्फ बोला होगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या बोलेगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, या तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर कंपोनेंट बोल देगा या प्रोजेक्शन बोल देगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया यहां पर कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, जिसका चाहिए उसका हमेशा लोगे कॉस कंपोनेंट, और जिस पर चाहिए उसकी लोगे डायरेक्शन। ऑन बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जिसका निकालना है उसका कॉस कंपोनेंट, जिस पर निकालना है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, पर इसके लिए ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ऑप्शन जब आप देखोगे तो ऑप्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा या फिर वेक्टर फॉर्म में होगा। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो सिर्फ ये ब्रैकेट काम आएगा, पर अगर वो आई कैप जी कैप की फॉर्म में तो फिर ये यूनिट वेक्टर भी काम आएगा। ठीक है, कभी कभी जैसे सवाल ऐसे पूछा जा चुका है एक बार। अच्छा, इस ए कॉस थीटा की जगह पर कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थीटा तो है नहीं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से आप ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बी को इधर लाओगे, तो इसकी जगह पर आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। बी का मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर, और बी कैप का मतलब होता है बच्चों बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म में आंसर देगा। ठीक है, एक बार सवाल पूछा गया था बहुत पहले, सवाल क्या था, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दिए गए आपको ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी कैप, दूसरा दिया गया बी वेक्टर डॉट ए कैप, तीसरा दिया गया ए कैप डॉट बी कैप, और चौथा दिया गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे दिया गया। अब ध्यान से देखना, इधर किसका पूछा गया, ए वेक्टर का पूछा गया। किस पर पूछा गया बच्चों, बी वेक्टर पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर कंपोनेंट पूछा गया है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसका मतलब होता है जिसका पूछा गया है उसका कॉस कंपोनेंट लेना है। ठीक है, पर अपने को तो यहां पर इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने कहा आपसे कि जैसे ए कॉस थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट। तो ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये बी कैप आपको नजर आ जाएगा। तो ये बन गया बच्चों ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये हमारा आंसर जाएगा, पहला ही आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो इसके लिए ऑप्शन अभी सवाल करेंगे अपन, इन सब पर बेस सवाल करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे तो आपको और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं सिर्फ आपको। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों अगला पॉइंट अपने पास में, पॉइंट नंबर 4, जिसको मैं बोलता हूं बच्चों एसडीपी। एसडीपी का मतलब होता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। किसी एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देना। जैसे अपने को मालूम है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मान लो ए वेक्टर की जगह पी वेक्टर और बी वेक्टर की जगह पर भी पी वेक्टर, तो ये तो दो सिमिलर वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का। तो यहां पर आएगा बच्चों मॉड ऑफ पी वेक्टर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर की वैल्यू बनेगी पी स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर आप किसी भी एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देते हो बच्चों, तो वो हमेशा स्क्वायर होकर मिलता है। सिमिलरली करके आप यहां पर लिख सकते हो क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, क्यू स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर। पर अगर मान लो कि आपको एडिशन की फॉर्म में एसडीपी करना पड़ जाए, जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ करना है आपको। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, इस ब्रैकेट के हर एलिमेंट के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो ध्यान से देखें, ए वेक्टर को जब ए वेक्टर से करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। पर जब ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ करोगे तो बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर जब आप बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ करोगे तो ये बनेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी को बी के साथ करोगे तो बी स्क्वायर।
ये बना बच्चों अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, दोनों हमेशा बराबर ही आते हैं। यहां पर अगर इसको देखो तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अरे यार, ये तो कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लगता है आपको। देखा देखा सा इसलिए फॉर्मूला लग रहा है आपको क्योंकि आपने ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर बच्चों सीखा था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर आपने इसको सीखा था। क्योंकि मैं अगर इन दोनों एडिशन को अगर मान लो रिजल्टेंट आर वेक्टर लिख देता हूं तो ये भी आर वेक्टर ही होगा, और आर को आर से करोगे तो आर स्क्वायर बनेगा। तो देखो ये एडिशन का ही फॉर्मूला है। पर अगर मान लो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होता बच्चों तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का। तो यहां बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के बराबर। ये एसडीपी है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, थोड़े से टिपिकल होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना ही थोड़ा मुश्किल काम होता है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैं आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं कि कैसे आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसडीपी। एसडीपी पर बेस्ड क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन आपको बताना है। तीन बातें देखनी पड़ती है बच्चों। पहली बात, वेक्टर रिलेशन बिटवीन थ्री वेक्टर्स इज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर तीन वेक्टर के बीच में आपको एक रिलेशन, वेक्टर रिलेशन देगा। एज एग्जांपल जैसे मैंने कहा दिया आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ऐसे कोई भी आपको एक वेक्टर रिलेशन दे दिया जाएगा तीन वेक्टर के बीच में। पहली बात ये आपको मिलेगी। दूसरी बात आपको क्या मिलेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स are given in question individually or relation between magnitudes। रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स, या तो आपको तीनों वेक्टर के बीच में तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली दे देगा, या फिर उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में एक रिलेशन देगा। एज एग्जांपल देख लीजिए आप, मान लो मैंने कह दिया मॉड ऑफ ए वेक्टर 2 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर आपको 3 दे दिया, मॉड ऑफ सी वेक्टर आपको 4 दे दिया। ये तो इंडिविजुअल हो गया। या फिर आपको दे देगा ऐसे कि ए प्लस बी इक्वल टू सी है। मैग्नीट्यूड, लेटर्स हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। या फिर आपको दे देगा इस प्रकार से कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में रिलेशन है ये, या तो इंडिविजुअल देगा या फिर मैग्नीट्यूड में रिलेशन देगा। और तीसरी बात आपको फाइंड करना होगा, फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ऑफ देम। उनके बीच में, किन्हीं दो के बीच में आपसे एंगल पूछ लेगा। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को लेते हैं हम। एसडीपी के बाद आता है बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे वर्क डन निकालना हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या इसको आप एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, या एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो आप। ये सब एप्लीकेशंस हैं डॉट प्रोडक्ट की।
ये था बच्चों डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट पर बेस बातें। अब जरा इस डॉट प्रोडक्ट पर बेस हम क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं। कैसे कैसे सवाल यहां पर बने हैं बच्चों। पॉइंट्स मैंने सब रिव्यू दे दिए आपको। अब क्वेश्चन आपको दे दिया बच्चों ऐसे, फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप। ऐसे आपको दे दिया कि आपको एंगल निकालना है आई कैप प्लस जे कैप और जे कैप प्लस के कैप के बीच में। मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो मैंने मान लिया लेट ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर की वैल्यू जे कैप प्लस के कैप। और आपको अभी अभी बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो तो आपको करना होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको निकालने होंगे। तो यहां पर बच्चों अगर मैं मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है √2 होता है। रूट बी का निकालोगे वो भी √2 होगा। और दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आई कैप को आई कैप से, अब आई कैप है नहीं है तो 0 आएगा, जे कैप को जे कैप से करोगे तो 1 आएगा। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो गया बच्चों 1 मॉड ऑफ ए वेक्टर √2 मॉड ऑफ बी √2 यानी 1/2। तो थीटा की वैल्यू मिलेगी बच्चों 60 डिग्री के बराबर का एंगल। यानी इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दिए जाते हैं तो उनके बीच का एंगल आपको इसी तरीके से निकालना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दे दिया मान लो मैंने 4j कैप माइनस 3k कैप प्लस अल्फा आई कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया मैंने आपको 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और कहा आपसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आपको इस अल्फा की वैल्यू को निकाल कर देना होगा। समझिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बोला है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या बच्चों, आई कैप को आई कैप से करना है। ध्यान रखना, पहले को पहले से मत कर देना। आई कैप को आई कैप से किया 2 अल्फा आया, जे कैप को जे कैप से किया बच्चों 8 आया, के कैप को के कैप से किया +6 आया बराबर 0। 8 से 14 हो जाएंगे। 2 अल्फा इक्वल्स टू -14 तो अल्फा इक्वल्स टू -7। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ -7 रख दोगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन और देखो। परपेंडिकुलर पर एक बार सवाल ऐसे भी बना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप परपेंडिकुलर पर बेस। बोला इफ एन कैप इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को पूछ लिया गया बच्चों। अब प्रॉब्लम यह कि सवाल में दो अननोन हो गए ए और बी। तो ये तो कंफर्म है भाई, सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है कि सवाल में जितने अननोन होते उतनी इक्वेशंस आपको बनानी होती है बच्चों। तो यहां पर अगर 2 अननोन है तो आपको 2 इक्वेशन तो एटलीस्ट बनानी ही पड़ेंगी। तो ध्यान से देखेंगे आप। पहले दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हियर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इसका मतलब है एन कैप और ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आई कैप को आई कैप से करो बच्चों, ए आएगा। जे कैप को जे कैप से करो, बी आएगा। तो यहां से आपको बी इक्वल्स टू -a मिलेगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी बन गई, बी और ए की एक इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन की हम अगर बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो। एन कैप जो है बच्चों वो एक यूनिट वेक्टर है और आपको पता है एन कैप यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं अपन, जो आएगा बच्चों √a² + b² के बराबर।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। अब आप b की वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए, तो ये ट्वाइस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 मिलेगी, तो ए की वैल्यू लिखोगे प्लस माइनस 1/√2 के बराबर। और इस ए की वैल्यू को उठाकर जब यहां रखोगे तो बी की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस प्लस 1/√2 के बराबर। तो ए और बी की दो वैल्यूज तैयार है। अगर आप ए की वैल्यू प्लस में लेते हैं 1/√2 तो बी की वैल्यू माइनस में आएगी, और अगर ए की वैल्यू माइनस में लेते हैं तो बी की वैल्यू प्लस में आएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया बच्चों कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए की पॉजिटिव वैल्यू निकाल कर देनी है, तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बोला गया बच्चों। इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। आई कैप को आई कैप से किया, ए स्क्वायर बनेगा, जे कैप को जे कैप से किया, सॉरी यहां पर प्लस है बच्चों, तो -2a बनेगा और ये बनेगा +3 बराबर 0। फैक्टर्स करने पड़ेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो -3a यहां पर भी माइनस आएगा, तो ये -3 बनेगा, +a -3 बराबर 0। डाटा की बात है, प्लस माइनस साइन। यहां से आप a कॉमन लीजिए बच्चों, तो a -3 आएगा, यहां से +1 कॉमन लीजिए तो a -3 आएगा। a -3 और a +1 दो फैक्टर्स बने बच्चों, तो यहां से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी a की वैल्यू 3 के बराबर। दूसरी वैल्यू मिलती है a की वैल्यू -1 के बराबर। पॉजिटिव वैल्यू पूछेगा तो हमारा आंसर जाएगा 3 के बराबर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे अगले सवाल को। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं जिनसे कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अब आपको ऐसे दे दिया बच्चों कि इफ P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, सॉरी, एंड P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। ऐसे आपको दे दिया। अब ध्यान से देखो, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर दे रहा है, तीनों वेक्टर में एक वेक्टर रिलेशन भी, और किन्हीं तीन में से दो के बीच का एंगल, मतलब एसडीपी मेथड की बात कर रहा है। तब एसडीपी कैसे अप्लाई होता है, ध्यान से देखो। जो भी रिलेशन आपको गिवन है वेक्टर रिलेशन, पहले वो लिख दीजिए, और अब इनमें जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना है उनको एक साइड पर ले आइए आप। तो यहां बचेगा Q वेक्टर, यहां होगा R वेक्टर माइनस P वेक्टर। अब जिन दो को आपने एक साइड पर रखा है, एंगल उन्हीं के बीच में मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए वेक्टर रिलेशन में एक साइड पर वो दो वेक्टर होने चाहिए जिनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। हमें P और R के बीच का एंगल निकालना है, इसलिए P और R दोनों एक साइड पर है। अब आप दोनों साइड पर एसडीपी कर दीजिए बच्चों, एसडीपी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर आप जब एसडीपी को करोगे तो Q वेक्टर का Q वेक्टर के साथ बनता है Q स्क्वायर। यहां सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ये थीटा P और R के बीच में ही होगा। अब सभी का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो आपको क्या करना है, P की जगह पर तो P है, Q की जगह पर भी P लिखो, R की जगह पर भी P लिखो। तो यहां बना P स्क्वायर, यहां P स्क्वायर, यहां P स्क्वायर, यहां P स्क्वायर कॉस थीटा। एक P स्क्वायर से P स्क्वायर को मार दो, इसको उठाकर इधर ले आओ। 2P स्क्वायर कॉस थीटा बराबर मिलेगा बच्चों P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर को फिर मारो, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 मिलेगी, तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिग्री के बराबर। ये तो मेथड था।
पर आपको मैं एक तरीका और बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे आप इस सवाल को। यह कंफर्म है कि 3 वेक्टर से एक ट्राइंगल बन सकता है, यह तो कंफर्म है कि 3 वेक्टर से बनेगा एक ट्राइंगल ही। और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है इस बात को बताएगा वो मैग्नीट्यूड्स। तीनों वेक्टर के बीच में जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है वो बताएगा कि ट्राइंगल कौन सा बनने वाला है। या तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। तो यहां पर आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया बच्चों। अब इसमें p वेक्टर और q वेक्टर दोनों का एडिशन जो है, ये p वेक्टर ये q वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट r वेक्टर और रिजल्टेंट आपको मालूम है अपोजिट ऑर्डर का होता है। तो p वेक्टर और r वेक्टर के बीच में ये एंगल वैलिड एंगल होगा जो 60 डिग्री का होता है, अपने को पता है। आंसर डायग्राम के अंदर ही आंसर निकाल कर दे सकते हो, पर ये तभी अप्लाई करना जब आपको वेक्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशंस पता हो। वेक्टर रिलेशन से ट्राइंगल बनता है, पर वो ट्राइंगल कौन सा बनेगा ये मैग्नीट्यूड बताएगा आपको। उसके बाद जाकर आप इस मेथड को लगाओगे तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। जैसे एक बार सवाल पूछा गया बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा इधर। सवाल ऐसे पूछा गया कि इफ mod of a vector equals to 3, mod of b vector equals to 4 and mod of c vector equals to 5। आगे लिखा and a vector plus b vector is equals to c vector, then find angle between b vector and c vector। b vector और c vector के बीच का एंगल आपसे पूछ लिया गया। एसडीपी मेथड लगेगा, लगाइए। जिन दो वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल निकालना है उनको एक साइड पर रखना होता है। तो b को आप इधर ले आइए, तो यहां a वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर माइनस b वेक्टर बन जाएगा। एसडीपी कीजिए बच्चों, a का a से करोगे a स्क्वायर बनेगा, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। और अब सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a की जगह पर 3 तो यहां 9 आ जाएगा, c की जगह पर 5 तो यहां 25 आ जाएगा, b की जगह पर 4 तो यहां 16 आ जाएगा, c की जगह पर 5, b की जगह पर 4 cos थीटा। ध्यान से देखोगे इधर, ये बना हमारे पास में 25 में से 9 जाएगा 16 बनेगा, इधर ये 32 हो जाएगा टोटल, मतलब ये और ये मिलकर इधर आकर 32 बना देंगे। तो यहां -32 आ जाएगा, यहां पर -5 को 20 40 ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बन गया 32/40। ठीक है, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4/5। cos थीटा की वैल्यू 4/5। तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आपने, थीटा बेस की जगह पर 4 लिखा, हाइपोटेनस की जगह पर 5 लिखा, तो परपेंडिकुलर 3 आएगा। 5 और 4 के बीच का एंगल 37 डिग्री का होता है, तो हमें पता चल गया थीटा जो बनेगा वो 37 डिग्री का बनेगा। पर हमें यहां देखें अपन तो 3 4 5 साइड से हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया इसके अंदर। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड छोटा है तो छोटी वाली साइड ले ली, बी का मैग्नीट्यूड उससे बड़ा है तो बड़ी वाली साइड ले ली, दोनों का एडिशन आपने किया तो रिजल्टेंट ये बनेगा बच्चों आर। सी मतलब ये 5 के बराबर है। और आपसे पूछा गया बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, तो 5 3 के बीच का एंगल 53 होता है, इतना पता है। ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना होगा 37 डिग्री का एंगल होगा। बी और सी के बीच में ये वैलिड एंगल है, 37 डिग्री का एंगल हमारा ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा एसडीपी को अप्लाई करना। फिर सवाल पूछा गया बच्चों वर्क डन का भी सवाल पूछा, जो अपनी फिजिक्स में आगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी जाकर होगा। ठीक है, तो एक लास्ट सवाल आपको वर्क का भी करवाता हूं। आपको ऐसे दिया गया, a force F vector equals to 3i cap plus 2j cap minus 3k cap is acting on a body due to which body displaced from point A to 1 2 meter to 3 to 3 meter. Find
वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन पूछा गया बच्चों, वर्क डन हमें मालूम है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स की वैल्यू तो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, पर डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंचा है, तो फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हुए वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। 3 में से 2 गया 1 i कैप, 2 में से 1 गया प्लस j कैप, 3 में से 2 गया प्लस k कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i को i से करोगे 3 आएगा, j को j से करोगे प्लस 2 आएगा, k को k से करोगे माइनस 3 आएगा, ये कट जाएगा, 2 जूल हमारा आंसर आएगा बच्चों। यहां पर डॉट प्रोडक्ट हमारा पूरा होता है। अब अगली क्लास के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और कुछ सवाल करेंगे जो वेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। जब ये आकर ये वेक्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो अगली क्लास में वेक्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बाय।